हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटीज़ डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ये हमारा आज सीरीज़ 1 जिसमें चैप्टर 5 से रिलेटेड हम ये MCQ पार्ट 1 लेके आए हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इक्विटीज़ फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस के लिए कैसे जो है वो रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटीज़ फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। तो अगले जो वीडियो हैं उनमें हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वीडियो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर सारी सीरीज़ आप अच्छे से देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी का आंसर भी अगर लगता है कि आपको अगर लगता है कि गलत है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये रहा आपका आज पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये पूछ रहा है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शंस का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राइमरी पर्पस क्या है फ्यूचर और डेरिवेटिव्स या फिर फ्यूचर और ऑप्शंस का उपयोग करने का। देखिए पहला ऑप्शन स्पेकुलेशंस, जिसको बोलते हैं हम एक तरीके से अटकलें। बी आर्बिट्रेज। सी मैनेजिंग रिस्क, जोखिम प्रबंधन। ऑप्शन डी ट्रेडिंग इफ़िशियंसी, ट्रेडिंग दक्षता एक तरीके से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क के लिए हम जो है वो जोखिम प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। इसका प्राइमरी पर्पस जो होता है वो मैनेजिंग रिस्क होता है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर प्राइमरली यूज्ड फॉर। स्टॉक फ्यूचर्स का उपयोग करते हुए शॉर्ट हेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टॉक फ्यूचर का उपयोग करते हुए शॉर्ट हेज का मुख्य उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन ए टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ अ प्लान्ड फ्यूचर परचेज। ऑप्शन बी टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ अ प्लान्ड फ्यूचर सेल। ऑप्शन सी टू स्पेक्यूलेट ऑन प्राइस इंक्रीज। ऑप्शन डी टू स्पेक्यूलेट ऑन प्राइस डिक्रीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ अ प्लान्ड फ्यूचर सेल। तो ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि स्टॉक फ्यूचर्स का उपयोग करते हुए शॉर्ट हेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टॉक फ्यूचर्स का उपयोग करते हुए, तो स्टॉक हेज का जो है एक तरीके से भविष्य में हम क्या करते हैं, बिक्री की जो प्लानिंग होती है उसके मूल्य जो उसकी प्राइस होती है उसके जोखिम को हेज करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं शॉर्ट फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स का जो है वो यूज़ करते हैं शॉर्ट हेज के लिए। अगर इसका आप ऐसे समझे तो शॉर्ट हेज का यूज़ कब होता है, तो शॉर्ट हेज का जो यूज़ होता है, का उपयोग कब होता है, आमतौर पर उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो भविष्य में किसी एसेट्स को बेचने की योजना बना रहे हैं। वापस से बोलता हूँ मैं, शॉर्ट हेज का उपयोग आमतौर पर उन इन्वेस्टर्स द्वारा किया जाता है जो फ्यूचर में जो है किसी एसेट्स को बेचने की योजना बना रहे हैं और संभावित मूल्य गिरावट से बचने के लिए हेज करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो होता है शॉर्ट हेज जो वो आमतौर पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर टू हेज ऑफ पोर्टफोलियो। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर टू हेज ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पोर्टफोलियो को हेज करने की बात की गई है कि पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर का उपयोग करने का पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टू इंक्रीज द पोर्टफोलियोज रिटर्न। ऑप्शन बी टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो फर्दर। ऑप्शन सी टू हेज अगेंस्ट मार्केट रिस्क। ऑप्शन डी टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी, टू हेज अगेंस्ट मार्केट रिस्क। तो आपसे क्या पूछा गया है कि पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बाजार जोखिमों के खिलाफ हेज करना। किसके खिलाफ? अगेंस्ट मार्केट रिस्क। मार्केट की जो रिस्क होती है, बाजार के जो जोखिम हैं, उनके खिलाफ हेज करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो इंडेक्स फ्यूचर का उपयोग जो होता है वो पोर्टफोलियो को समग्र बाजार जोखिम से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि बाजार में गिरावट होने पर संभावित नुकसान को कम किया जा सके। इंडेक्स फ्यूचर की यहाँ पे बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न इन्वेस्टर यूज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशंस? व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न इन्वेस्टर यूज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन? सट्टेबाजी के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? स्पेक्यूलेशन की बात की गई यहाँ पे। ऑप्शन ए, टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, टू टेक एडवांटेज ऑफ लीवरेज फॉर हायर रिटर्न। ऑप्शन सी, टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट चेंजेस। ऑप्शन डी, टू इंश्योर फिक्स्ड इनकम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू टेक एडवांटेज ऑफ लीवरेज फॉर हायर रिटर्न। उच्च रिटर्न के लिए लीवरेज का लाभ उठाना। दोस्तों, निवेशक जो हैं वो फ्यूचर्स का उपयोग लीवरेज के जरिए अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए करते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो लीवरेज का उपयोग जो होते हैं वो निवेशक जो हैं वो फ्यूचर्स का उपयोग लीवरेज के जरिए अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपने निवेश की अपेक्षा अधिक मात्रा में एसेट्स को नियंत्रित कर सके। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ आर्बिट्रेज यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कर आर्बिट्रेज का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कर आर्बिट्रेज का प्राथमिक लक्ष्य। ऑप्शन ए, टू टेक अ स्पेक्यूलेटिव पोजीशन और मार्केट डायरेक्शन, बाजार दिशा पर अटकलें लगाना। ऑप्शन बी, टू हेज अगेंस्ट प्राइस रिस्क, मूल्य जोखिम के खिलाफ हेज करना। ऑप्शन सी, टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन द कैश एंड फ्यूचर मार्केट। ऑप्शन डी, टू बाय एंड होल्ड शेयर फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना और होल्ड करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन द कैश एंड फ्यूचर मार्केट, यानी कैश और फ्यूचर बाजारों के लिए मूल्य अंतर से लाभ उठाना। देखिए, आर्बिट्रेज का जो उद्देश्य है वो कैश और फ्यूचर बाजारों के बीच मूल्य के अंतर का लाभ उठाना होता है। इससे निवेशक बिना किसी भी बाजार दिशा के बदलाव के प्रत्याशा के ही लाभ कमा सकते हैं। आर्बिट्रेज। क्वेश्चन नंबर 6, what is the key condition for executing a reverse cash and carry arbitrage? Option A, future price is higher than the cash market price. Option B, cash market price is lower than the future price. Option C, future price is lower than the cash market price. Option D, cash market price is equal to the future price. तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज को निष्पादित करने की प्रमुख शर्त क्या है? रिवर्स कैश एंड कैरी, पहले ये हम समझते हैं कि रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज तब संभव होता है जब फ्यूचर्स की कीमत कैश मार्केट कीमत से कम होती है। रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज तब संभव होता है जब फ्यूचर्स की कीमत जो होती है वो कैश मार्केट कीमत से कम होती है। इसमें निवेशक कैश में खरीदते हैं और फ्यूचर्स में बेचते हैं, जिससे मूल्य के इस अंतर से लाभ कमाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर प्राइस इज़ लोअर देन द कैश मार्केट प्राइस। अभी बात की थी कि जब फ्यूचर्स कीमत जो है वो कैश मार्केट कीमत से कम होती है तब ही रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज संभव हो पाता है। इसमें जो है निवेशक क्या करते हैं, कैश में खरीदते हैं और फ्यूचर में बेचते हैं, जिससे मूल्य के इस अंतर से लाभ कमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कैलेंडर स्प्रेड इन फ्यूचर ट्रेडिंग? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कैलेंडर स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दोस्तों कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। कैलेंडर स्प्रेड में क्या करते हैं, निवेशक एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं,
जिनकी एक्सपायरी डेट अलग अलग होती है। इसका उद्देश्य इन कॉन्ट्रैक्ट के बीच कीमत के अंतर का लाभ उठाना होता है। तो आपको समझ में आ गया कैलेंडर स्प्रेड। निवेशक क्या करता है, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं। एक खरीदना है, दूसरा एक बाय करना है आपको और एक सेल करना है, और जिनकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, अलग अलग होती है। तो अब चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। प्रश्न क्या है हमारा, फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कैलेंडर स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए, टू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट द लोवेस्ट प्राइस पॉसिबल। ऑप्शन बी, to speculate on the direction of the market. Option C, to capture the difference between the price of future contract with different expirations date. Option D, to avoid trading in the cash market. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, to capture the difference between the price of future contract with the different expiration date, यानी अलग अलग एक्सपायरी डेट वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों के बीच अंतर को कैप्चर करना, जिससे हमें अंतर का जो है वो लाभ कमा सके। इसी को कैलेंडर स्प्रेड कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ बुल कॉल स्प्रेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग? यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बुल कॉल स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है। बुल कॉल स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम समझेंगे बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। ऑप्शन ए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद अनलिमिटेड गेन पोटेंशियल। ऑप्शन बी, टू लिमिट लॉसेस वाइल हैविंग लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। ऑप्शन सी, टू हेज अगेंस्ट फॉलिंग मार्केट प्राइसेस। ऑप्शन डी, टू अवॉइड पेइंग एनी प्रीमियम एट ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में बुल कॉल स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? उसमें होता है टू लिमिट लॉसेस वाइल हैविंग लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से कि लाभ जो है वो सीमित लाभ संभावनाओं के साथ नुकसान को भी सीमित करना। तो लॉस और प्रॉफिट जो होगा वो दोनों एक तरीके से लिमिट होंगे। बुल कॉल स्प्रेड का उपयोग उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो बाजार में सीमित वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, यानी कुछ लिमिटेड जो ऐसे निवेशक ऐसे इन्वेस्टर जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो कुछ हद तक या कुछ सीमित जो है एक तरीके से लिमिट में जो है मार्केट रहने वाला है, यानी उसमें वृद्धि भी कितनी होगी, लिमिटेड होगी। यह रणनीति जो होती है लाभ को सीमित करती है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान को भी सीमित करती है। यानी आपका प्रॉफिट तो जो है वो लिमिट रहता है, लेकिन आपका जो लॉस है वो भी आपका क्या रहेगा, इसमें लिमिट रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुल कॉल स्प्रेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स? तो यहाँ पे पूछा गया है कि बुलिश वर्टिकल स्प्रेड का उपयोग करते हुए पुट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड का उपयोग करते हुए यहाँ पे पूछा गया है कि पुट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुट्स की बात यहाँ पे की गई है। ऑप्शन ए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट पोटेंशियल विद अनलिमिटेड अपसाइड। ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाउनसाइड रिस्क वाइल बीइंग बुलिश ऑन द मार्केट। ऑप्शन सी, टू मिनिमाइज ट्रेडिंग फीस। ऑप्शन डी, टू हेज अगेंस्ट डिविडेंड रिस्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाउनसाइड रिस्क वाइल बीइंग बुलिश ऑन द मार्केट, यानी बाजार में तेजी के साथ डाउनसाइड जोखिम से बचाव करना। दोस्तों बुलिश वर्टिकल स्प्रेड जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुल कॉल स्प्रेड है, ये बुल पुट स्प्रेड है। दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे 8 और 9 क्वेश्चन दोनों ही यहाँ पे जो इनके एक तरीके से आप देख सकते हैं, इनके डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेंगे। ये बुल कॉल स्प्रेड है और ये यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड है। दोनों ही स्थिति आपको दिख रही होगी। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड जो होती है का उपयोग उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो बाजार में तेजी की अपेक्षा करते हैं लेकिन संभावित डाउनसाइड जोखिम से बचाव करना चाहते हैं। ऐसे जो होते हैं वो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड का यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग अ बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, यानी कॉल्स का उपयोग करते हुए बेरिश वर्टिकल स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे बियरिश की बात की गई है, बेयरिश वर्टिकल स्प्रेड की बात की गई है
ऑप्शन ए यहाँ पे है टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग मार्केट वाइल लिमिटिंग लॉसेस। ऑप्शन बी टू प्रॉफिट फ्रॉम अ राइजिंग मार्केट। ऑप्शन सी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट पोटेंशियल विथ अनलिमिटेड अपसाइड। ऑप्शन डी टू हेज अगेंस्ट डिविडेंड रिस्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग मार्केट वाइल लिमिटिंग लॉसेस, यानी गिरते बाजार से लाभ कमाना और नुकसान को सीमित करना। दोस्तों बेयरिश वर्टिकल स्प्रेड का उपयोग उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो बाजार में गिरावट की उम्मीद करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर जो ये देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है और वे अपने नुकसान को सीमित करते हुए इस गिरावट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो वो जो है बेयरिश वर्टिकल स्प्रेड का यूज़ जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाने से पहले यहाँ पे आप बियरिश कॉल स्प्रेड देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बियरिश पुट स्प्रेड। ये दोनों ही आपको यहाँ पे इन डायग्राम में, इन फिगर्स में आपको देखने को मिल रही है। ये इसका चार्ट है और ये इसका चार्ट है बियरिश पुट स्प्रेड का। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। What is the primary objective of using a bearish vertical spread using put? पुट का उपयोग करते हुए बेयरिश वर्टिकल स्प्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों अभी हमने डायग्राम देखा था, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। टू प्रॉफिट फ्रॉम अ राइजिंग मार्केट, टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग मार्केट वाइल लिमिटिंग लॉसेस। ऑप्शन सी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट पोटेंशियल विथ अनलिमिटेड अपसाइड। ऑप्शन डी टू हेज अगेंस्ट डिविडेंड रिस्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग मार्केट वाइल लिमिटिंग लॉसेस, यानी आपसे कहा गया है कि गिरते बाजार से लाभ कमाना और नुकसान को सीमित करना। गिरते बाजार से लाभ कमाना और नुकसान को सीमित करना। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपके, जब मार्केट गिरेगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा और यहाँ पे नुकसान जो है वो आपका सीमित होगा एक तरीके से। इस रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब निवेशक जो होते हैं बाजार में गिरावट की अपेक्षा करते हैं लेकिन वे अपने नुकसान को भी सीमित करना चाहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक हॉरिजेंटल स्प्रेड जो होता है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉरिजेंटल स्प्रेड, यानी एक हॉरिजेंटल स्प्रेड की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन with different strike prices and the same expiry date. Option B options of different types with the same strike price and same expiry date. Option C option of the same type with the same strike price but different expiry date. Option D option with different type and different expiry date. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शंस ऑफ द सेम टाइप विद द सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरी डेट। दोस्तों हॉरिजेंटल स्प्रेड क्या होता है? हॉरिजेंटल स्प्रेड में क्या होता है, जो निवेशक जो है, इन्वेस्टर, वो क्या करता है, समान स्ट्राइक कीमत वाली, यानी मान लीजिए यहाँ पे मैं निफ्टी की 24,000 की कॉल ऑप्शन जो है वो मैं जो है वो ख़रीदता हूँ, यानी मैंने 24,000 की कॉल ख़रीदी है लेकिन एक्सपायरी है मान लीजिए अभी की, यानी अगस्त की एक्सपायरी मैंने ली है। जैसे अभी आपके 4 अगस्त या 5 अगस्त की मैंने एक्सपायरी की कॉल ले ली है और सेम स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शंस को मैं, लेकिन एक्सपायरी जो होगी वो आपके मान लीजिए मैं 10 तारीख वाली या 11 तारीख वाली जो है वो यहाँ पे बेचता हूँ कॉल। तो एक कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल है यहाँ पे दोनों ही, लेकिन यहाँ पे इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो अलग अलग होती है। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल स्प्रेड। आपको समझ आ गया होगा हॉरिजेंटल स्प्रेड क्या होता है। ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप विद द सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरी डेट। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे 13 क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। एक डायगोनल स्प्रेड को अन्य स्प्रेड से अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? डायगोनल इसको स्प्रेड बोलते हैं। डायगोनल स्प्रेड जो है उसको अन्य स्प्रेड से अलग करने वाली मुख्य विशेषता पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड डिफरेंट एक्सपायरी डेट। ऑप्शन बी ऑप्शन विद द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड द सेम एक्सपायरी डेट। ऑप्शन सी ऑप्शन विद बोथ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड डिफरेंट एक्सपायरी डेट। ऑप्शन डी ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड द सेम एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन विद द बोथ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड डिफरेंट एक्सपायरी डेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग स्ट्राइक कीमत और अलग अलग एक्सपायरी डेट वाली ऑप्शन जो होती है, वो डायगोनल स्प्रेड का निर्माण जो होता है अलग अलग स्ट्राइक कीमत और एक्सपायरी डेट्स वाली ऑप्शन के साथ किया जाता है, जिससे यह अन्य स्प्रेड से अलग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डायगोनल स्प्रेड का निर्माण जो है वो अलग अलग स्ट्राइक कीमत और एक्सपायरी डेट वाली ऑप्शन के साथ किया जाता है, जिससे अन्य स्प्रेड से अलग हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल स्प्रेड। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ दोस्तों। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी? लॉन्ग स्ट्रेडल रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए to profit from the underlying assets staying at the same price. Option B, to profit from large movement in the underlying assets either up or down. Option C, to gain from slight increase in the underlying assets price. Option D, to hedge against interest rate fluctuations. लॉन्ग स्ट्रेडल रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब निवेशक उम्मीद करते हैं कि एसेट्स की कीमत में बड़ी उतार चढ़ाव होगी, चाहे वह ऊपर की हो या नीचे की। लॉन्ग स्ट्रेडल का उपयोग कब किया जाता है? जब इन्वेस्टर जो हैं वो ये उम्मीद करते हैं, ये होप करते हैं कि एसेट्स की कीमत में कोई बड़ा उतार चढ़ाव होगा, चाहे वह ऊपर का हो या मतलब अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रॉफिट फ्रॉम लार्ज मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट्स आइदर अप और डाउन। चलते क्वेश्चन, ये देखिए लॉन्ग स्ट्रेडल पे ऑफ का जो चार्ट बनता है इस प्रकार से बनता है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका लॉन्ग स्ट्रेडल का पे ऑफ का चार्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी? लॉन्ग स्ट्रेडल रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? To profit from the underlying assets remaining stable. Option B, to earn steady income from option premiums. Option C, to hedge against interest rate changes. Option D, to profit from significant price movement in either direction. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्रॉफिट फ्रॉम सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट इन आइदर डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हम लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ दोस्तों। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी? शॉर्ट स्ट्रेडल रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रॉफिट फ्रॉम सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट। ऑप्शन बी, टू प्रॉफिट फ्रॉम स्टेबिलिटी और मिनिमल प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन सी, टू हेज अगेंस्ट प्राइस वॉलेटिलिटी। ऑप्शन डी, टू गेन फ्रॉम प्रीमियम डिके ओनली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा टू प्रॉफिट फ्रॉम स्टेबिलिटी और मिनिमल प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी अंतर्निहित संपत्ति में स्थिरता या न्यूनतम मूल्य जो होता है उससे लाभ कमाना। दोस्तों शॉर्ट स्ट्रेडल जो रणनीति होती है उपयोग तब किया जाता है जब निवेशक उम्मीद करते हैं कि एसेट्स की कीमत स्थिर रहेगी या उसमें बहुत कम उतार चढ़ाव होगा। क्या होगा? एसेट्स की कीमत जो है वो या तो कीमत जो है स्थिर रहेगी या उसमें बहुत कम उतार चढ़ाव होगा। इसका उद्देश्य कम प्रीमियम प्राप्त करके लाभ कमाना है, क्योंकि मूल्य में न्यूनतम परिवर्तन होगा। तो कम प्रीमियम प्राप्त करके प्रॉफिट कमाना, ये जो है वो शॉर्ट स्ट्रेडल रणनीति का उपयोग होता है। चलते क्वेश्चन नंबर, ये देखिए शॉर्ट स्ट्रेडल पे ऑफ का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये बनता है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट की तरफ जो लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो इसको हम आगे की प्रैक्टिकल्स जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम इनको समझेंगे, क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके न्यूमेरिकल देखेंगे तब। चलते क्वेश्चन 17 की तरफ। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी? यानी लॉन्ग स्ट्रेंगल रणनीति की मुख्य विशेषता क्या है? लॉन्ग स्ट्रेंगल रणनीति की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए, both call and put options have the same strike price. Option B, both options are in the money. Option C, both call and put options have different strike price. Option D,
द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ओनली आर ऑप्शन टाइप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस। दोस्तों लॉन्ग स्ट्रेंगल रणनीति में क्या होता है, निवेशक अलग अलग स्ट्राइक मूल्य वाली कॉल और पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। इस रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब बाजार में बड़े मूल्य जो होते हैं वो ऊपर नीचे होने की उम्मीद होती है, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो, किसी भी साइड हो सकता है, डाउन साइड या फिर अप साइड, लेकिन बड़ा जो है वो मूवमेंट होने वाला होता है, तब जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये इसका सही उत्तर है और ये इसका लॉन्ग स्ट्रेंगल पे ऑफ चार्ट दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी, यानी शॉर्ट स्ट्रेंगल रणनीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। सेलिंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन बी बाइंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन सी सेलिंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन डी बाइंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस एट द सेम स्ट्राइक प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक मूल्य पर कॉल और पुट ऑप्शंस को बेचना। शॉर्ट स्ट्रेंगल रणनीति में क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है वो अलग अलग स्ट्राइक मूल्य वाली कॉल और पुट ऑप्शंस बेचते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब बाजार में कम उतार चढ़ाव की उम्मीद होती है और निवेशक प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये शॉर्ट स्ट्रेंगल पे ऑफ का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये बनता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, यहाँ पे पूछा है कि कवर्ड कॉल रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एक्साइटिंग स्टॉक होल्डिंग्स, ऑप्शन बी टू हेज अगेंस्ट सिग्निफिकेंट स्टॉक प्राइस ड्रॉप, ऑप्शन सी टू स्पेक्यूलेट on large price movement in either direction, option D to achieve unlimited profit potential। दोस्तों कवर्ड कॉल जो होता है एक तरीके से कवर्ड कॉल रणनीति में क्या होता है, इन्वेस्टर अपने मौजूदा स्टॉक होल्डिंग के खिलाफ कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इसका उद्देश्य होता है अतिरिक्त आय प्राप्त करना, हालांकि इससे स्टॉक की कीमत बढ़ने की संभावना सीमित हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कवर्ड कॉल रणनीति। चलते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन होंगे इसके। टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एक्साइटिंग स्टॉक होल्डिंग्स, ऑप्शन बी टू हेज अगेंस्ट सिग्निफिकेंट स्टॉक प्राइस ड्रॉप्स, ऑप्शन सी टू स्पेक्यूलेट ऑन लार्ज प्राइस मूवमेंट इन आइदर डायरेक्शन, टू अचीव, ऑप्शन डी टू अचीव अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। तो दोस्तों ये तीनों तो नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही उत्तर होगा, टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एक्साइटिंग स्टॉक होल्डिंग्स। इसी को हम बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले आप यहाँ पे कवर्ड कॉल पे ऑफ का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉलर स्ट्रेटजी, यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलर जो रणनीति होती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम, ऑप्शन बी टू लिमिट डाउनसाइड रिस्क वाइल कैपिंग अपसाइड पोटेंशियल, ऑप्शन सी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट, ऑप्शन डी टू एलिमिनेट बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क। यहाँ पे आपसे कॉलर रणनीति की बात की गई है। कॉलर रणनीति का उद्देश्य क्या होता है, निवेशक के पोर्टफोलियो में डाउनसाइड जोखिमों को सीमित करना, साथ ही साथ किसी भी अपसाइड लाभ को कैप करना। इसमें आमतौर पर उन निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है जो सुरक्षा की तलाश करते हैं लेकिन कुछ संभावित लाभ छोड़ने के लिए वो रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसके ऑप्शन है टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम, ऑप्शन नंबर बी टू लिमिट डाउनसाइड रिस्क वाइल कैपिंग अपसाइड पोटेंशियल। देखिए अभी भी मैंने बात की, इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, टू लिमिट डाउनसाइड रिस्क वाइल कैपिंग अपसाइड पोटेंशियल, यानी डाउनसाइड जोखिम को सीमित करना जबकि अपसाइड संभावनाओं को कैप करना। क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले कॉलर पे ऑफ चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये कॉलर पे ऑफ चार्ट यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी, ऑप्शन ए टू गेन अनलिमिटेड प्रॉफिट विथ लिमिटेड लॉस,
ऑप्शन बी टू लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क वाइल मेंटेनिंग न्यूट्रल मार्केट आउटलुक, ऑप्शन सी टू स्पेक्यूलेट ऑन significant price movement, ऑप्शन डी टू जनरेट अ फिक्स्ड रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट। तो दोस्तों पूछा गया है कि बटरफ्लाई स्प्रेड रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बटरफ्लाई स्प्रेड रणनीति, दोस्तों बटरफ्लाई स्प्रेड रणनीति जो होती है उसका उपयोग तब किया जाता है जब निवेशक बाजार में न्यूनतम परिवर्तन की उम्मीद करते हैं और सीमित नुकसान के साथ एक न्यूट्रल स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए क्या पूछा है, इसमें ऑप्शन ए बताया गया है कि सीमित नुकसान के साथ असीमित लाभ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी डाउनसाइड जोखिम को सीमित करना जबकि एक न्यूट्रल बाजार दृष्टिकोण बनाए रखना, टू लिमिट डाउनसाइड रिस्क और न्यूट्रल, यही न्यूट्रल की बात की गई थी तो न्यूट्रल की बात इसी में होती है बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टू लिमिट डाउनसाइड रिस्क वाइल मेंटेनिंग अ न्यूट्रल मार्केट आउटलुक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले आप देख सकते हैं बटरफ्लाई स्प्रेड जो है उसका पे ऑफ चार्ट इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बाइंग अ कॉल ऑप्शन इन हेजिंग। हेजिंग में कॉल ऑप्शन खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू लॉक इन अ परचेज प्राइस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड प्राइस रैलीज, ऑप्शन बी टू गेन अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी टू स्पेक्यूलेट ऑन प्राइस मूवमेंट, ऑप्शन डी टू सेल द स्टॉक एट अ हायर प्राइस इन द फ्यूचर। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हेजिंग में कॉल ऑप्शन खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हेजिंग में बाइंग अ कॉल ऑप्शन यानी कॉल ऑप्शन खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टू लॉक इन अ परचेज प्राइस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड प्राइस रैलीज, यानी खरीद मूल्य को लॉक करना और अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि से बचाव करना। हेजिंग में कॉल ऑप्शन खरीदने का उद्देश्य निवेशक को खरीद मूल्य को लॉक करने और भविष्य में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि से बचाने में मदद करता है। इसमें हेजिंग में कॉल ऑप्शन खरीदने का मुख्य उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रोटेक्टिव पुट रणनीति में पुट ऑप्शन खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या है। What is the main purpose of buying a put option in a protective put strategy? तो ऑप्शन ए टू स्पेक्यूलेट ऑन अ स्टॉक प्राइस इंक्रीज, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस इन अ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन, ऑप्शन सी टू जनरेट एडिशनल इनकम फ्रॉम ऑप्शंस प्रीमियम, ऑप्शन डी टू लॉक इन अ फ्यूचर परचेज प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी स्टॉक स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव करना। दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्टिव पुट जो रणनीति का उपयोग है, जो स्ट्रेटजी का उपयोग है वो तब किया जाता है या फिर उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो अपने स्टॉक होल्डिंग के मूल्य में संभावित गिरावट से बचाव करना चाहते हैं। पुट ऑप्शन खरीद कर वे अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये इसका प्रोटेक्टिव पुट पे ऑफ का जो है ये चार्ट होता है इस तरीके से। ये जितने भी चार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे इन सबको हम डिटेल से आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट डज द पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप डिस्क्राइब। पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप का क्या वर्णन करता है। पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप क्या वर्णन करता है। ऑप्शन ए द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, ऑप्शन बी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइजेज ऑफ यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शंस विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड मैच्योरिटी, ऑप्शन सी द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द स्पॉट प्राइस, ऑप्शन डी द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑप्शन प्रीमियम एंड द स्टॉक प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द रिलेशनशिप बिटवीन the price of European call and put option with the same strike। दोस्तों समान स्ट्राइक प्राइस वाली मैच्योरिटी वाले यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शंस की कीमतों के बीच संबंध जो है इसी को हम क्या कहते हैं, पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप। पुट कॉल पैरिटी एक वित्तीय सिद्धांत है जो बताता है कि समान स्ट्राइक प्राइस और मैच्योरिटी वाले यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शंस की कीमतों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। यह रिलेशनशिप ऑप्शंस प्राइसिंग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डज द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन मेजर। एक ऑप्शंस का डेल्टा क्या मापता है।
एक ऑप्शन का डेल्टा क्या मापता, व्हाट डज द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन मेजर? ऑप्शन ए, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू अ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस. ऑप्शन बी, द टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शंस. ऑप्शन सी, द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स. ऑप्शन डी, द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन. दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू अ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस. डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है जो मापता है कि अंतर्निहित संपत्ति की कीमत में $1 के परिवर्तन से ऑप्शन के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा. यह निवेशकों को ऑप्शन के मूल्य के प्रति बाजार में परिवर्तन की संवेदनशीलता का आकलन करने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 26, ये इसका सही उत्तर. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज ओपन मार्केट इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस रेफर्स टू. फ्यूचर और ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट जो है वो का क्या मतलब है. फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड इन अ डे. ऑप्शन बी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड. ऑप्शन सी, the number of positions that are opened and not yet closed. Option D, the difference between call and put options. तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट उस कुल पोजीशन की संख्या को संदर्भित करता है जो फ्यूचर या ऑप्शन बाजार में खुली हुई है और अभी तक समाप्त नहीं हुई है. यह निवेशकों को बाजार की गतिविधि और तरलता का संकेत देता है. इसी को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ पोजीशन दैट आर ओपनड एंड नॉट येट क्लोज्ड. इसी को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेजिंग विथ फ्यूचर व्हाट डज अ लॉन्ग हेज इम्प्लाई. फ्यूचर के साथ हेजिंग के संदर्भ में लॉन्ग हेज का क्या अर्थ है. ऑप्शन ए, सेलिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हेज अगेंस्ट फॉलिंग प्राइजेज, यानी गिरते हुए मूल्यों के खिलाफ हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचना. ऑप्शन बी, बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हेज अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेज, यानी बढ़ते हुए मूल्यों के खिलाफ हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना. ऑप्शन सी, सेलिंग स्टॉक इन द स्पॉट मार्केट में स्टॉक बेचना. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबाव, यानी इनमें से कोई नहीं. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ते हुए मूल्यों के खिलाफ हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना. लॉन्ग हेज का मतलब है कि एक निवेशक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है ताकि भविष्य में एसेट्स की कीमत में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त की जा सके. इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब निवेशक भविष्य में खरीदारी की योजना बना रहे होते हैं और कीमत बढ़ने की संभावना करते हैं. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 28, if an investor is planning to sell share in the future, what position should they take in stock future to hedge their risk? यदि एक निवेशक भविष्य में शेयर बेचने की योजना बना रहा है तो उसे अपने जोखिम को हेज करने के लिए स्टॉक फ्यूचर में कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए. फिर से दोहराता हूँ, यदि कोई इन्वेस्टर जो है फ्यूचर में शेयर बेचने की योजना बना रहा है तो उसे अपने जोखिम को हेज करने के लिए स्टॉक फ्यूचर में कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए. लॉन्ग पोजीशन, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, नो पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट पोजीशन. जब एक निवेशक भविष्य में शेयर बेचने की योजना बना रहा होता है और मूल्य गिरने का जोखिम होता है तो वो अपने जोखिम को हेज करने के लिए शॉर्ट पोजीशन ले सकता है. यह उसे मूल्य में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करता है. क्वेश्चन नंबर 29, इफ एन इन्वेस्टर इज वरीड अबाउट अ मार्केट क्रैश व्हाट पोजीशन शुड दे टेक इन इंडेक्स फ्यूचर टू हेज देयर पोर्टफोलियो. यदि एक निवेशक को बाजार में गिरावट का डर है तो उसे अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर में कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए. यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यदि एक निवेशक को बाजार में गिरावट का डर है तो उसे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर में कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए. तो ये तो आसान प्रश्न है दोस्तों. लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, नो पोजीशन, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन. तो इसका उत्तर भी होगा दोस्तों शॉर्ट पोजीशन. यदि एक निवेशक को बाजार में गिरावट का पता है, आशंका है, तो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन ले सकता है. यह उसे गिरते बाजार मूल्य में गिरावट होने के लिए नुकसान से बचाने में मदद करता है. तो शॉर्ट पोजीशन इसका सही उत्तर होगा. क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम.
If an investor is bearish on the stock market, which position should they take in a future contract? यदि एक निवेशक स्टॉक बाजार में मंदी की उम्मीद करता है तो उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए? तो दोस्तों ये भी एक तरीके से वही क्वेश्चन हो रहा है। इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पोजीशन। जब एक निवेशक को बाजार में गिरावट की उम्मीद होती है तो वह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लेकर अपने जोखिम को कम करने का प्रयास करता है। यह उसे गिरते हुए बाजार से लाभ कमाने का अवसर देता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शॉर्ट पोजीशन। तो दोस्तों ये 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे चैप्टर नंबर 5 से। ये हालांकि पार्ट 1 है। अगले आपको कई पार्ट में जो है न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ये सब एक तरीके से हेडिंग से रिलेटेड टॉपिक कह सकते हैं आप, या फिर जो स्ट्रेटजीज थी जितनी भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस है वो हम अगले जितने भी पार्ट आएंगे उनमें देखेंगे। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।